हाय डियर एंड वेलकम बैक टू कैप्टन। तो आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्शंस। और ये कंप्लीट कंपाइल्ड वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, मतलब जो प्रीमियम लेक्चर्स की कंपाइल्ड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद आपको कंजंक्शंस कहीं उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इसी चैप्टर के अंदर हमने, इसी सीरीज के अंदर हमने की हुई है। और अगर आपने प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की हुई तो आप हमारी प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर हर एक चैप्टर की मैंने कंपाइल्ड वीडियो, आपको पैक्ड वीडियो दी हुई है। आपको वोबल के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। प्रॉपर टाइम टेबल आपका मैंने बना के दिया हुआ है, कैसे कैसे आपको चीजों को फॉलो करना है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो यस, वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते बट एक राइट टाइम पे राइट गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर अगर करना चाहते हैं। तो ये सीरीज ही मैंने उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की है। वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चल सके आपको और क्या रिक्वायरमेंट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स मिल जाती है जो कि फैकल्टीज ने खुद अपने हाथों से आपके लिए लिखी है, आपके घर तक वो डिलीवर होती है। वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं आपको, क्वांट और रीजनिंग जैसी बुक के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। उसके साथ वो स्टूडेंट जो कि आईबीमैट इंदौर या फिर रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मिल जाती है स्पेशल ई बुक। इसी के साथ आपको एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिल जाते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप खुद को कर सकते हैं जज, दूसरों को देख सकते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। उसी के साथ आपको मिल जाते हैं लाइफ मेंटरशिप, जहां पर हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं लाइव कनेक्ट होकर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी के साथ मेरा सबसे बेस्ट फीचर जो है दैट इज लाइव मैराथन्स। यहाँ पे हम फैकल्टीज आपके साथ लाइव कनेक्ट होते हैं और ये हर एक चैप्टर के ऊपर आपको भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस कराते हैं, हॉट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाते हैं। ये सारी चीजें आपको लाइव मैराथन्स के अंदर मिल जाती हैं। तो आप प्रीमियम कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो 8766208812 इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं सीधा हमारे चैप्टर के ऊपर। अब आपको लगेगा कि एकदम से वीडियो क्या क्या शुरू हो गई। ये हमारे प्रीमियम कोर्स की कंपाइल्ड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, बट चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ही अरेंज की हुई है। तो चलते हैं चैप्टर पे। बाय। हाय डियर, वेलकम बैक। सो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है। छोटा आपको इसलिए लगेगा क्योंकि हम काफी सारे रूल्स इसके पहले ही कर चुके हैं। सो भाई पूरी एनर्जी के साथ आज हम कंजंक्शन शुरू करने वाले हैं। बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए, बहुत मजा आने वाला है और इसको एक ही लेक्चर के अंदर हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। 11 से 12 कुछ रूल्स हैं इसके, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। सो हेडिंग लगा लीजिए कंजंक्शंस, मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइएगा बढ़िया से। चलिए जी, कंजंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ बुक्स के अंदर आपको ये कनेक्टिव्स के नाम से भी मिलेगा, ठीक है। कनेक्टिव्स के नाम से भी चैप्टर आपको मिल जाता है। सो टेंशन नहीं लेने, कहीं आपको लगे कि भाई कनेक्टिव्स क्या है, कनेक्टिव्स हमारे कंजंक्शंस ही होते हैं, ठीक है ना। सो पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। सो मेरे साथ लिखिएगा अ वर्ड या फिर वर्ड्स which joins two words or two phrases or to complete sentences सो देखो यार, कंजंक्शंस क्या होते हैं, या तो ये एक सिंगल वर्ड होगा या फिर कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि दो वर्ड को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, सो पहले हम काफ़ी सारे इसके एग्जांपल ले चुके हैं, जैसे कि आपको ध्यान होगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर वॉचिंग टीवी, है ना, देखा था हमने ये, आर वॉचिंग टीवी। और इसके अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी, जब कभी भी कि जब हम एंड में बात कर रहा था, एंड हमारा एक कंजंक्शन है और उसके साथ हमारी वर्ब क्या आती है, हमेशा प्लूरल आती है। सो यहाँ पे देखो, ये एंड मेरा कंजंक्शन है, इसने यहाँ पे दो नाउन को जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया मेरा, एक बीच में जो एंड हो गया, ये क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है। सो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो अगर मेरे को एक कंजंक्शन मिला हुआ है बीच में, ठीक है, तो
अगर इस कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड कोई नाउन है, ध्यान रखना इस चीज का, तो राइट हैंड साइड भी नाउन ही आएगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है हमेशा। अगर मुझे एक कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे एडजेक्टिव मिल जाता है तो राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, एडजेक्टिव ही मिलेगा। बात आ रही है समझ में? मुझे अगर एक कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सुपरलेटिव डिग्री मिलती है या कंपैरेटिव डिग्री मिलती है, तो अगर सुपरलेटिव होगी तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री होगी तो कंपैरेटिव आएगी, पॉजिटिव डिग्री होगी तो पॉजिटिव आएगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हमें बीच में कंजंक्शन मिलेगा तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों सेम चीजों को वो जोड़ेगा, अलग अलग चीजें नहीं जुड़ सकती। मतलब कि अगर मेरा कंजंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जोड़ रहा है तो राइट हैंड साइड पे भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही आएगी। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को तो आप अपनी लैंग्वेज में भी जैसे आपको ठीक लगे, जितना आपको ठीक लगे उतना लिख लो, स्टार मार्क कर लो। पूरा चैप्टर, पूरे एरर्स आपके इसी पे निकलेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कंजंक्शन चैप्टर खत्म करने के बाद हमारी बुकलेट का जो चैप्टर नंबर 5 है एरर्स, एरर्स के बाद से आप सारे चैप्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इसको आप करना शुरू कर दीजिए। हमारी जो ग्रामर है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुकी है। ठीक है ना? सो चलते हैं यार। अब आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग गया कि क्या कंजंक्शन के अंदर होने वाला है। सो चलते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, सो रूल नंबर 1 है हमारा आइदर और का। और आइदर और का रूल जो है हम पहले भी कर चुके हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। आइदर इसके साथ क्या आता है, हमेशा और आता है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इसके साथ जो हमारी वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग यूज होती है। बात आ रही है समझ में? इस चीज़ में कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो तकलीफ तो होने का मतलब ही नहीं उठता। आइदर और तो हम पहले भी कर चुके हैं और हम ये चीज़ देख चुके हैं कि वर्ब सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं यार। मैं कहता हूं आपको, जैसे कि हमने पहले देखा भी था, आइदर राम, आइदर राम और श्याम। फिर आगे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आपको बताना है हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। हैज़ या फिर हैव स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पेन। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि हमारा जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आता है। तो सब्जेक्ट टू मेरा सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा हैज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखना क्या है हमें, आइदर के साथ और ही आता है। बात आ रही समझ में? और देखो इस और ने, ये मेरा कंजंक्शन हो गया, इसने यहाँ पे नाउन जोड़ा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नाउन आएगा, तब जाके मेरा सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, और फिर एक्चुअल में जिस तरीके से पूछा जाता है वो उसकी बात करूंगा। मैं कहता हूँ, ये तो अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ हमने किया क्या है, आइदर यू और ही। ठीक है, फिर मेरा इज आ जाएगा या फिर आर आ जाएगा, आपको बताना है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, सो देखो आइदर यू के साथ सबसे पहले मेरा कंजंक्शन क्या आया, और आया। तो चेक करो कि यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा प्रोनाउन है तो यहाँ पर भी मेरा क्या है, प्रोनाउन ही है। ठीक है, ये बात। और उसके बाद मेरी सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट टू। और ही के साथ क्या आता है, ही के साथ इज आता है। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आइदर यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब बात करता हूँ एक्चुअल में पूछा कैसे जाता है ये। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ शी आइदर सिंग्स और शी डांसेस, और शी डांसेस। आपको वीडियो को पॉज करके अभी ये चीज सोचनी है, क्या ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है। सो आई होप यार आपने वीडियो पॉज की होगी और आपने सोचा होगा। सो देखो यहां पर आइदर के साथ और है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और के यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और यहाँ पर क्या है, मेरा प्रोनाउन है। तो भैया यहाँ पे तो मेरा प्रोनाउन है, तो ये तो मेरा ठीक नहीं है, सेंटेंस मेरा गलत है। और ये सेंटेंस मेरा करेक्ट कब बनेगा, जब यहाँ पर मेरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही आनी चाहिए। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे शी नहीं आएगा। करेक्ट सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, शी आइदर सिंग्स और डांसेस। बात आ रही है समझ में आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी तकलीफ? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस एक राम बाण कंजंक्शन का ध्यान रख लो, कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड जो चीज है राइट हैंड साइड भी वही होगा, बस। ठीक है, आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं अब हम।
रूल नंबर 2 है हमारा नाइदर नॉर का, हमने देखा था, है ना। नाइदर नॉर भी हम पहले देख चुके हैं। तो नाइदर के साथ क्या आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है हमेशा, ठीक है। और हमने क्या देखा था इसके अंदर, हमारी वर्ब जो होती है किसके अकॉर्डिंग आती है, वो आती है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग आता है, प्रोनाउन भी हमारा आता है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। ठीक बात है, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो पहले हमने एग्जाम्पल्स लिए थे वो मैं देख लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, इसको ऐसे ले लो, नाइदर राम और उसके साथ आ जाएगा मेरा नॉर शाम, ठीक है। नाइदर राम नॉर शाम। अब आपको बताना है हैज़ या फिर हैव, फिर आएगा डन, फिर आपको बताना है यहाँ पे हिज और या फिर देयर, और फिर आपको बताना होमवर्क टुडे, होमवर्क टुडे। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। सो हमने क्या देखा कि नाइदर राम नॉर शाम, तो नाइदर के साथ नॉर आता है, एक बात तो ठीक है। उसके बाद ये देखो, नॉर के साथ यहाँ पे क्या है, मेरा नाउन है, और यहाँ पे भी क्या है, मेरा नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा आगे क्या, कि हमारी जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट टू के साथ। और सब्जेक्ट टू मेरा सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा हैज़ आएगा। और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट टू क्या है, मेरा शाम है, शाम मेरा लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज आ जाएगा। नाइदर राम नॉर शाम हैज़ डन हिज होमवर्क टुडे, इट शुड बी टुडे, ठीक है। आई बात समझ में, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, टुडे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ शी नाइदर सिंग्स, शी नाइदर सिंग्स नॉर शी डांसेस। सो देखो यार, यहाँ पे नाइदर के साथ नॉर आया, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर क्या आया मेरा, यहाँ पे मेरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, तो इसके यहाँ पर भी मेरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, शी है, तो ये मेरा नहीं आएगा। मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। डन। छोटे छोटे रूल है, प्यारे प्यारे से रूल है, कोई दिक्कत ही नहीं इनके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। रूल नंबर 3 हमने क्या देखा था, नॉट ओनली बट ऑल्सो देखा था ना, आइदर और, नाइदर नॉर और बट ऑल्सो। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, नॉट ओनली, फिर उसके साथ मेरा क्या आता है आगे, बट ऑल्सो। तो हमने इसके अंदर भी क्या देखा था कि मेरा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आता है, मेरा प्रोनाउन भी आता है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, मैं कह देता हूं आपको, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, बट ऑल्सो श्याम। आपको बताना हैज़ या फिर हैव पास्ड द एग्जाम, पास्ड द एग्जाम। सो देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि नाइदर के साथ नॉर ही है या फिर सॉरी नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही है या फिर और कुछ आ गया। सो नॉट ओनली के साथ क्या है, बट ऑल्सो, स्टेप 1 क्लियर। उसके बाद देखो, ये मेरा बट ऑल्सो एक प्रोनाउन है, तो उसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, इसके यहाँ पे भी क्या है, नाउन। स्टेप 2 क्लियर। अब उसके साथ वर्ब, वर्ब मेरी क्या आती है, हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट टू क्या है, मेरा शाम है, सब शाम एक सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज़। सो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम हैज पास द एग्जाम। सो अब एक चीज देखो, हमने सेम रूल नाउन प्रोनाउंस के अंदर देखा है ना, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर देखा, अब हम कंजंक्शन के अंदर देख रहे हैं। तो 3 जगह ये रूल रिपीट हो रहा है, और तीनों की तरफ अलग अलग नजर से मैं दिखवा रहा हूं आपको, ताकि आप ग्रामर का टेस्ट पकड़ सको यार, ठीक है ना। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए करेक्ट जगह पहुंचने के लिए, आपके पास बहुत सारे आपके हाथ में टूल्स होंगे करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। सो सेकंड लेता हूं मैं कहता हूं शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो शी डांसेस। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टेप, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया, स्टेप 1 क्लियर। अब इस कंजंक्शन के साथ देखो, यहाँ पे क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो भैया यहाँ पे मेरा प्रोनाउन कैसे आ गया, ये तो मेरा गलत है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। डन, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लें, एक और ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ही नॉट ओनली वर्क्स, he not only works but also
स्टडीज। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 नॉट ओनली दिख गया हमें, उसके साथ बट ऑल्सो ही होना चाहिए। स्टेप 1 क्लियर। अब बट ऑल्सो के साथ देखो यहाँ पर मेरा क्या है यहाँ पर मेरा क्या है, ये है मेरा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो उसके यहाँ पर भी मेरा क्या आना चाहिए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही आनी चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ही इज नॉट टॉल, ही इज नॉट टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, ही इज नॉट ओनली आएगा यार, आई एम सो सॉरी, नॉट यहाँ पे ओनली भी ऐड कर लीजिए। ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया। स्टेप 1 क्लियर। बट ऑल्सो के देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री, राइट हैंड साइड पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री। स्टेप 2 क्लियर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का कुछ ऐसा है नहीं, तो प्रोनाउन को हमें चेक नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। चलें आगे बढ़े, आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है हमारा कि हमारा बोथ के साथ क्या आता है, हमेशा ही एंड आता है। ठीक है, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। और ये बोथ कब लगता है, जब हमें दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी होती है, तब हम वहाँ पे बोथ लगाते हैं। अब जब दोनों सब्जेक्ट्स के वहाँ पे हम बात करेंगे, सो वहाँ पे हमारी वर्ब भी क्या आएगी, वो हमारी प्लूरल ही आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल आएगी। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, बोथ मोहन एंड सोहन, बोथ मोहन एंड सोहन, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, हैज़, या फिर आ जाएगा हैव पास्ड द एग्जाम, पास्ड द एग्जाम। सो यार देखो यहाँ पे अब बोथ की बात हो रही है, मतलब कि दोनों सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात होगी, तो इसलिए मेरी वर्ब प्लूरल आती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेरा हैव आ जाएगा। डन। एक और एग्जांपल ले लें, मैं ले लेता हूँ अभी, एक दो एग्जांपल ले लूँगा मैं ठीक से। मैं कहता हूँ ही इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। ठीक है, सो ये मेरा करेक्ट बिल्कुल सेंटेंस मेरा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोथ के साथ क्या लगाया है, एंड लगाया है। ठीक है, और एंड के लेफ्ट में देखो अ सिंगर, और राइट में भी क्या हो जाएगा, अ सिंगर। ठीक है, क्लियर है, मतलब एक सिंगर और एक डांसर वाली बात हो रही है, और यहाँ पे बोथ लगा हुआ, तो एंड हमारा लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, एक और देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ बोथ, अब यहाँ पे पता है आपको क्या मिलता है, एरर के अंदर मेनली क्या मिलता है, एंड के साथ आपको पता है क्या लगा के देते हैं, एज वेल एज लगा के देते हैं, एज वेल एज। और ये एज वेल एज नहीं आता जब हम पढ़ते हैं ना, तो मैं ऐसा लगता है सेंस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है मेरा सेंटेंस, ये कोई दिक्कत ही नहीं लग रही इसके अंदर, लेकिन ये करेक्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, ये हमारा गलत सेंटेंस होता है, क्योंकि बोथ के साथ एंड ही आता है। सो देखो मैं लिखता हूँ अभी, अभी देखना आपको लगेगा कि यार ठीक तो लिखा है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। बोथ महेश एज वेल एज, बोथ महेश एज वेल एज सुरेश आर एब्सेंट टुडे, आर एब्सेंट टुडे। तो देखो यहां पर क्या है, बोथ महेश एज वेल एज सुरेश आर एब्सेंट टुडे। सो हमें लगता है कि एज वेल एज ठीक है, बट ये एज वेल एज हमारा नहीं आता, यहाँ पे हमारा क्या आता है, एंड आता है। बोथ महेश एंड सुरेश आर एब्सेंट टुडे, और आर क्यों लगा है, आर मेरा इसलिए लगा है क्योंकि दोनों की बात की गई है, बोथ की बात की गई है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे पेयरिंग वर्ड्स है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब जो है सिंगुलर आनी चाहिए। देखो मैं कहता हूँ बोथ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, बोथ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो यार, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हमारा एक तरीके का पेयरिंग वर्ड हो गया, और हमने देखा था कि पेयरिंग वर्ड्स के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंजरीज टू हेल्थ। तो अब यहाँ पे मैंने आर क्यों लगाया, सो देखो यार, पेयरिंग वर्ड्स होते हैं जो दोनों को एक ही सब्जेक्ट की तरह रूप में दे, लेकिन यहाँ पे ये जो बोथ लगा है ना, बोथ मतलब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है, सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया। अगर यहाँ पे सिर्फ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग होता तो हम इज लगाते, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। लेकिन यहाँ पे बोथ लगा, इसलिए हमें आर लगाना ही पड़ेगा। डन, क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 की ओर प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 5 है लेस्ट और शुड का। ठीक है, लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है। अब देखो लेस्ट की मतलब हम लगाते कहाँ हैं लेस्ट और शुड को, ये लगता है वरना या बोलते हैं ना नहीं तो, नहीं तो क्या कर लेगा। तो यहाँ पे लेस्ट और शुड, यहाँ पे शुड जो है ना कोई चाहिए वाला सेंस नहीं देता आपको, क्योंकि ये लेस्ट के साथ आता है इसलिए हमें शुड लगाना पड़ता है। और आपको क्या देखना है कि देखो लेस्ट के साथ आपको एग्जामिनर क्या देगा, शुड देगा पहली बात तो। ठीक है, तो शुड हमारा एकदम ठीक है। आपको लेस्ट के साथ मे भी देता है, ठीक है, और आपको लेस्ट के साथ विल भी देगा। और आपको ऐसा लगेगा कि यार मे और विल भी तो ठीक है, और शुड आपको हमेशा गलत लगेगा सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी बोलते नहीं है कभी यूज़ करते नहीं है। तो हमेशा हमें शुड ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। अभी एग्जाम्पल लूंगा, देखो कैसे पिक्चर क्लियर होती है। मैं कहता हूं वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल द एग्जाम, फेल इन एग्जाम। सो अब हमें ऐसा लगेगा कि यार मेहनत कर लो वरना तू फेल हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है हो जाएगा लग रहा है, तो विल तो ठीक लग रहा है तो चलो ठीक कर देते हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेस्ट के साथ शुड ही आता है। ठीक है, पहली बात तो ये। एक और ले लेता हूं, मैं कहता हूं वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल द एग्जाम, लेस्ट यू मे फेल इन एग्जाम, फेल इन एग्जाम। तो हमें ये भी सेंस के अकॉर्डिंग ठीक लगता है कि यार लेस यू पढ़ लो वरना तुम फेल हो जाओगे, और मैं इसलिए लगा ताकि फेल होने की संभावना ज़्यादा है, तो हमें लगता है ठीक है। लेकिन नो, ये भी गलत है, लेस्ट के साथ शुड ही आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, करेक्ट सेंटेंस बनेगा मेरा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम। ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम, दिस इज माई करेक्ट सेंटेंस एकदम। बात आ रही समझ में। एक और लेता हूं, मैं कहता हूं रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द लास्ट बस, मिस द लास्ट बस। ठीक है, तेज भागो वरना तुम आखिरी बस मिस कर दोगे। तो ये भी मेरा एकदम करेक्ट सेंटेंस है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि लेस्ट के साथ हमेशा हमारा शुड ही आता है। इस बात को एकदम दिमाग के अंदर चिपका लीजिए फेविक्विक से। ठीक है ना, फेविकॉल से नहीं, वो जोड़ निकल जाएगा, फेविक्विक से चिपकाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, सेकंड रूल नंबर 6 ही था ना, हाँ जी, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हमें देखना है दो और ऑल दो के बारे में जानते हैं। दो और ऑल दो बहुत अच्छा रूल है यार। देखो, दो और ऑल दो की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। जब कभी भी हम दो या फिर ऑल दो लगाते हैं, तो जब हम लिखते हैं मतलब रिटर्न फॉर्मेट में जब हम करते हैं, तो हमेशा दो सेंटेंसेस को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, या फिर हम स्पीक करते हैं, मतलब जब हम वर्बल वाली चीज़ करते हैं, सो वहाँ पे हमें येट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, येट लगाना होता है। और एग्जामिनर यही करता है, आपको दो ऑल दो लगा देगा, वहाँ पे कॉमा की जगह येट लगा देगा लिखा हुआ, तो वहाँ पे येट नहीं आना होता, वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। ठीक है, और दो ऑल दो हमारा आता है यद्यपि, है ना, यद्यपि को और क्या कहते हैं, हालांकि, है ना, यद्यपि, हालांकि। तो ये सब, और ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस के बीच में। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल विपरीत बात कर रहे होते हैं ना जो दो सेंटेंसेस, वहाँ यूज करते हैं टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल लें इसका, समझ में आएगा फिर आपको और अच्छे से। मैं कहता हूं दो ही डिड नॉट स्टडी, दो ही डिड नॉट स्टडी, कॉमा ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम। ठीक है, सो रिटर्न के अंदर ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं इसको वर्बली बोलूंगा तो यहाँ पे कॉमा की जगह मैं क्या लगाऊंगा, येट लगाऊंगा। ठीक है, दो ही डिड नॉट स्टडी येट ही पास द एग्जाम। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, रिटर्न फॉर्मेट के अंदर ऐसे लिख के दे देगा येट को, तो हमें लगता है कि ठीक है, तो हम इसको नो एरर छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है ना, मैं कहता हूँ ऑल दो
शी वोक अप, although she woke up late, she reached school on time. She reached school on time. सो देखो यार, ऑल दो शी वोक अप, वो लेट उठी बट फिर भी वो टाइम स्कूल से पहुंच गई, तो यहाँ पे कॉमा लगा है, तो ये मेरा बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे विपरीत जो मैं बात कर रहा था आपसे कि विपरीत सेंटेंसेस, वो कैसे, मैं क्या बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि दो ही डिड नॉट स्टडी ही पास द एग्जाम। अब देखो दो अलग चीज हो गई कि उसने पढ़ा नहीं और वो पास भी हो गया, तो दो अलग अलग चीजें है ना। दो ऑल दो शी वोक अप लेट, अब जल लेट उठी थी तो उसको स्कूल के लिए लेट होना चाहिए था, लेकिन वो टाइम पे स्कूल पहुंच गई, तो ये क्या है, दोनों कंट्रास्टिंग हमारे जो है सेंटेंसेस है। ठीक है, बात आ रही समझ में आपको। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एन नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा। डन, क्लियर है आपको ये चीज, बड़े से छोटा सा रूल है, बहुत ही प्यारा सा रूल है ना। आगे चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। चलिए, रूल नंबर 7 कहता है कि जहां कहीं भी हमें एक अनश्योरिटी होती है, क्या होती है, हमें कभी भी एक अनश्योरिटी होगी, तो वहां पर हम कभी भी इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हमेशा वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो इफ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा 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 वेदर का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं आई आई डू नॉट नो या फिर आई डोंट नो, आपको बताना इफ या फिर वेदर ही विल हेल्प, ही विल हेल्प मी। तो यहाँ पे हमें अनश्योरिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा वेदर आएगा। ठीक है, आई डोंट नो वेदर ही विल हेल्प मी। ठीक है, इफ का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे देखो, आई डाउट, आई डाउट आगे आ जाएगा मेरा वेदर, आई डाउट वेदर ही विल अटेंड द पार्टी या फिर अटेंड द फैमिली फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे डाउट मतलब कि एक अनसर्टेनिटी आ रही है, तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पे जो है हमें इफ का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेदर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरा, इफ आएगा फिर वेदर आएगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर से मेरी अनश्योरिटी है, यहाँ पे मैं वेदर ही लगाऊंगा, वेदर ही विल कम टूडे। ठीक है, वेदर ही विल कम टूडे। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर, छोटा सा रूल है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 8 की तरफ प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 8, हाँ ये वाला रूल कीजिए आप। रूल नंबर 8 में हमने देखा है, जब कभी भी आपको डब्ल्यू एच वर्ड मतलब डब्ल्यू एच फैमिली आपको सेंटेंस के बीच में मिलती है, सेंटेंस के बीच में लिखी हुई मिलती है, स्टार्टिंग में नहीं, बीच में लिखी हुई मिलती है, तो वहां पर क्या होता है कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। मतलब कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कब आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। सो जब कभी भी हमें मिड में मिलेगी, एक सेकेंड, हाँ ये मेरा जो डब्ल्यू एच वर्ड है ये किसके अंदर है, ये मेरा मिड के अंदर है। ठीक है ना, मिड में है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, उसके बाद पहले सब्जेक्ट आता है और फिर मेरा हेल्पिंग वर्ब आता है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एकदम हमेशा। जैसे कि मैं आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, मैं कहता हूँ आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग। सो देखो यार, यहाँ पे क्या है, मेरा व्हाट हेल्प डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आ गया है ना, एज अ कंजंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, सो एज अ कंजंक्शन जब मेरे डब्ल्यू एच फैमिली काम करती है, तो उसके बाद मेरा हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, क्या आता, सब्जेक्ट आता। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस ये क्या बनेगा, मेरा करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर, कोई तकलीफ आई होप आपको नहीं होगी। तो ये मेरा सेंटेंस गलत है और ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जब भी डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आती है। एक और ले लो, मैं कहता हूँ शी टोल्ड मी वाई शी वॉज
वाई शी वॉज स्लीपिंग। ठीक है, उसने मुझे बताया वो क्यों सो रही थी। तो वाई के मेरा डब्ल्यू एच फैमिली है, बीच में आ गया मेरा शी, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद जस्ट मेरा सब्जेक्ट ही आया, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आ रही बात समझ में। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ ही डिड नॉट टेल मी वेयर he did not tell me where had he kept the bag। ठीक है, सो यार यहाँ पे देखो, ये जो मेरा है, ये मेरा वेयर क्या है यहाँ पे, एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आना था, मेरा क्या आना था, मेरा यहाँ पर आना था सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, मेरा पहले आएगा ही और फिर आएगा मेरे पास हैड। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही डिड नॉट टेल मी वेयर ही हैड केप्ट द बैग। ठीक है, अरे आपको बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, आई होप आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 है भाई हमारा अनटिल और अनलेस। पहले कर चुके अनटिल और अनलेस, तो एक बार देखते हैं जरा, अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अनटिल हमारा किसको रेफर करता है, अनटिल हमारा बताता है टाइम को। ठीक है, अनलेस हमारा किसको रेफर करता है, अनलेस हमारा रेफर करता है कंडीशन को। ठीक है, मतलब कि अनटिल कहता है जब तक नहीं, और अनलेस कहता है तब तक नहीं। ठीक है, आप लिख लो इसको चाहो तो हिंदी के अंदर, जब तक नहीं। ठीक है, और ये क्या रेफर करता है, तब तक नहीं। तो हमें इसके अंदर सीखना क्या है, नोट पॉइंट लगाना है आपको, और इसके अंदर हमें सीखना है नो नेगेटिव वर्ड, नो नेगेटिव वर्ड is used in that part in which until या फिर unless is used। ठीक है, आपको वहां पे कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना जहां पर आप until और unless का प्रयोग कर देते हो। ठीक है, आपने अक्सर ये एरर्स देखे होंगे, अब आप ये एरर कभी नहीं दोहराने वाले, इस बात की मुझे उम्मीद है आपसे। देखो, मैं कहता हूं डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न। सो देखो यार, यहां पर क्या है, अब डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे अंटिल जो है अपने में ही एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे अंटिल अपने में एक नेगेटिव वर्ड बताता है कि भैया जब तक मैं नहीं आ जाऊं। तो यहाँ पे आई डू नॉट नहीं होगा, तो डू नॉट हमारा नहीं आएगा, मेरा क्या होगा, डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई रिटर्न। ठीक है, क्योंकि अंटिल और अनलेस अपने में ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कह लेता हूं यू विल नॉट पास द एग्जाम, you will not pass the exam unless you do not work hard, you do not work hard। so यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो मेरा अनलेस है ये अपने में नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ डू नॉट लगाने को कोई मतलब नहीं है। मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये छोटे छोटे एरर्स मतलब ब्लंडर कर देते कभी कभी तो। ठीक है, बात आई समझ में। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10 की ओर प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 10 कहता है कि जब कभी भी हमें कोई रीजन डिनोटिंग वर्ड्स मिल जाते हैं, मैं लिख देता हूं आप यहाँ पे, रीजन डिनोटिंग वर्ड्स, हमारे रीजन डिनोटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको मिल जाए इफ, द रीजन, या फिर आपको मिल जाए एज, आपको मिल जाए सिंस, ऐसे करके आपको अगर कुछ वर्ड्स मिल जाए तो उसके कभी भी अदर पार्ट में, मतलब दूसरे पार्ट के अंदर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन कौन से हो गए हमारे, सो, दैट, अभी धैर्य बनाओ, क्लियर होगा पूरा। सो दैट इज, ठीक है, देन,
या फिर आपका जाए वाई, देयरफॉर, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी आपको। मैं कहता हूँ इफ यू पास दिस एग्जाम, if you pass this exam, then I will buy you a bike, then I will buy you a bike। एक तो मैंने ये लिख दिया सेंटेंस, ठीक है। दूसरा लिखता हूं, मैं कहता हूं as she was not well, so she did not go to college, she did not go to college, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं सिंस यू वॉन्टेड, हाँ ऐसे ले लो, सिंस यू वर्कड हार्ड, सिंस यू वर्कड हार्ड देयरफॉर यू पास्ड द एग्जाम। सो देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पे पकड़ो, आपको रीजन डिनोटिंग वर्ड मिल रहा है यहाँ पे इफ। अगर तुम्हारा ऐसा हो रहा है तो रीजन डिनोटिंग वर्ड क्या है मेरा, इफ हो गया। तो उसके बाद हमारा देन नहीं आता है, हमें सिंपल कॉमा लगाना होता है। इफ यू पास द एग्जाम कॉमा देन नहीं आएगा, इफ यू पास द एग्जाम कॉमा आई विल बाय यू अ बाइक, ठीक है। यहाँ पे देखो एज लग गया, रीजन डिनोटिंग वर्ड है। एज शी वॉज नॉट वेल, सो यहाँ पे सो हमारा नहीं आएगा, सिर्फ कॉमा आएगा। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आई नहीं होगा, दिस इज शी लिखा है, शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। आगे देखो, सिंस यू वर्कड हार्ड, तो एक रीजन आ गया मेरा सिंस लग के, सिंस यू वर्कड हार्ड देयरफॉर यू पास द एग्जाम, नो, सो देयरफॉर मेरा नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमा आएगा। तो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें रीजन डिनोटिंग वर्ड्स मिलते हैं, सो उनके साथ सो, दैट इज, देन, वाई, देयरफॉर ये सब नहीं लगता है, ठीक है, सिर्फ कॉमा लगता है हमारा। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं और पूरे कंजंक्शन का सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं कराने वाला हूं वो ये रूल नंबर 11 है। ध्यान रखना भाई, रूल नंबर 11 स्टार मार्क कर लो, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रूल है ये। सो ये रूल है हमारा हार्डली और स्कार्सली का, है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं। सो हार्डली और स्कार्सली की अगर मैं बात करूं, सो हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा क्या आता है, व्हेन आता है पहली बात तो, ठीक है। और हार्डली और स्कार्सली हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमें बताना होता है मुश्किल से ही, है ना, मुश्किल से ये हुआ तो हम हार्डली या फिर स्कार्सली का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हमारी दो फॉर्मेशन बनते हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले बात करता हूँ आपसे फॉर्मेशन वन। फॉर्मेशन वन होता है हमारा बिल्कुल नॉर्मल होता है कि देखो जब कभी भी हमें आप इसको ऐसे समझना, एक सेकेंड, जब कभी भी हमें मेन वर्ब से पहले क्या मिल जाए, ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, मैं और इसको इधर लिख रहा हूं। जब कभी मुझे मेन वर्ब से पहले हार्डली या फिर स्कार्सली, ध्यान रखो मेन वर्ब से पहले जब मुझे हार्डली या फिर स्कार्सली मिलेगा तो उस सेंटेंस में हमेशा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। और उसके आगे मेरे पास क्या होता है, उसके आगे मेरे पास आता है वेन। वेन तो जुड़ता ही है, हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन आता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना इस बात को, मेन वर्ब से पहले, दूसरा कलर लेता हूं ऐसे मजा नहीं आएगा, मेन वर्ब से पहले अगर मुझे हार्डली या फिर स्कार्सली मिल जाए तो सब्जेक्ट के बाद ही मेरा हेल्पिंग वर्ब आता है। इसके अंदर बहुत अच्छी पिक्चर है, इस बात को ध्यान समझना। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसी का फॉर्मेशन वन का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैं कह देता हूँ आई हैड हार्डली रीच्ड होम when my phone rang, ठीक है। आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन माई फोन रैंग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीच्ड मेरा मेन वर्ब है, उससे पहले क्या आ गया मेरा हार्डली, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट के बाद मेरी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी मेरा एक तरीके का सेंटेंस है, करेक्ट फॉर्मेशन है।
लेकिन जो मेन फॉर्मेशन होती है जहां से एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है ये फॉर्मेशन टू। फॉर्मेशन टू बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन टू क्या कहता है कि देखो, अगर आपका सेंटेंस हार्डली या फिर स्कार्सली से शुरू हो रहा है, हार्डली और स्कार्सली से भी शुरू हो सकता है, हार्डली और स्कार्सली से शुरू होता है, तो उसके जस्ट बाद क्या आता है, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर मेरे पास सब्जेक्ट आता है, फिर मेरे पास क्या आती है, मेन वर्ब आती है, और फिर बाद में जाके व्हेन आके जो सेंटेंस जुड़ता है वो जुड़ता है। ये मेरे पास फॉर्मेशन टू हो गई। अब इसके अंदर दो पहलू हैं। दो पहलू क्या है? दो पहलू ये है कि पहला रूल कहता है कि आपको हार्डली के साथ क्या मिलेगा, हार्डली के साथ आपको मिलेगा हैड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको क्या मिलेगा, हैड मिलेगा, और फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, और फिर आप आगे जाएंगे तो आपको व्हेन मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि ये जो हमारा मेन वर्ब है, ये जो भी वर्ब आएगी ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि आपको हार्डली या फिर स्कार्सली, या मैं सिर्फ हार्डली लिख रहा हूँ, हार्डली और स्कार्सली दोनों होंगे, इसके साथ अगर आप डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और उसके बाद हमारा व्हेन आ जाएगा। और ये मेरी दोनों ही फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और व्हेन के बाद हमेशा हमारा क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, व्हेन के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़, ये चीज़ गौर फरमाना, कभी भी यहाँ पे अगर मैं हैड और ये डिड ऐसे हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनते हैं। ठीक है, ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो एक तो तरीका मेरा ये हो गया, एग्जामिनर आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है। दूसरा आपको कैसे मिल सकता है, दूसरा आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो पहला वाला लिख रहा हूँ, हार्डली हैड आई रीच्ड होम, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन माई फोन रैंग। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हार्डली के बाद सीधा क्या आया, हार्डली के बाद सीधा मैंने हैड लगाया, हेल्पिंग वर्ब मेरी हैड लगी है, तो यहाँ पे जो मेरी मेन वर्ब आई है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, ये भी मेरा एक करेक्ट सेंटेंस है, और यहाँ पे व्हेन के बाद तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक तो ये फॉर्मेशन होगी। दूसरी फॉर्मेशन आपकी डिड से भी बनती है, वो क्या बनेगी हमारी, हार्डली। अब देखो सेम सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूंगा, हार्डली, आई एम सो सॉरी, हार्डली डिड आई reach home, hardly did I reach home when my phone rang। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही सेंटेंस हमारे ठीक है, या तो आप डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, या फिर हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, दोनों हमारे ठीक है, और ये भी हमारी एक फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ बढ़िया से, बहुत अहम रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर के लास्ट रूल की बात करता हूं, और ये लास्ट रूल भी हमारा बिल्कुल 11th रूल की तरह ही है, बस इसके अंदर क्या आ जाता है वो चीज़ ध्यान रखना है हमें। इसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे नो सूनर की। नो सूनर हमने बात किया था, नो सूनर के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ आता है आपका हमेशा से देन। ठीक है, देन हमेशा नो सूनर के साथ आता है, और एग्जामिनर आपको कभी कभी क्या लगा के देता है, आपको THEN वाला देन लगा के देता है, और WHEN वाला कभी कभी ये वेन लगा के देता है। ठीक है, और नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, जैसे ही जब भी सेंस आते हैं तो वहाँ पे हम नो सूनर लगाते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन वन बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मेशन वन बिल्कुल उसी तरीके से कि सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और फिर मेरे पास नो सूनर आ गया बीच के अंदर, है ना, नो सूनर आ जाएगा, तो उसके बाद मेरे पास मेन वर्ब आती है। ठीक है, और मेन वर्ब मेन वर्ब आ जाएगी, और फिर आगे मेरे पास क्या आता है, आगे मेरे पास दैन आता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ, आई हैड नो सूनर, I had no sooner reached home, I had no sooner reached home than THAN, then my phone rang।
कोई तकलीफ कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। सेकंड फॉर्मेशन लेता हूँ, फॉर्मेशन टू। फॉर्मेशन टू फॉर्मेशन टू के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारा नो सूनर हमें पहले मिल सकता है लिखा हुआ, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है हेल्पिंग वर्ब में, या तो डेड मिलता है या फिर हमें क्या मिलता है हैड मिलता है ना, और फिर क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरे पास डेड आता है तो डेड आता है तो मैं क्या लगाता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता हूँ, अगर मेरे पास हैड आता है तो मैं क्या लगाता हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता हूँ। ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे जाते हैं हमें क्या मिलता है, आगे हमें दैन मिलता है, हमेशा दैन ही आता है इसके बाद, और दैन के बाद अगर मैं डेड भी लगा रहा हूँ तो भी आगे मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और अगर मैं हैड लगा रहा हूँ तो भी मेरी आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और अब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो देखो यार, मैं कहता हूं नो सूनर डिड आई। अब देखो डेड आ गया, सबसे पहली बात तो हमने नो सूनर पहले लगा दे, तो नो सूनर पहले लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करा तो इसका मतलब यही नहीं कि मैं प्रश्नवाचक सवाल करो, मतलब यहाँ पे मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, नो दिस इज नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। उसके बाद डिड आई, अब मेरी वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा डिड आई रीच होम। नो सूनर डिड आई रीच होम, आगे मेरा क्या हो जाएगा देन। ठीक है, और माई फोन वर्ब की सेकंड फॉर्म आते आगे, माई फोन आगे क्या हो जाएगा रैंग हो जाएगा, माई फोन रैंग। ठीक है, नो सूनर डिड आई रीच होम देन माई फोन रैंग, डन। आगे देखो इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं आगे हैड लगा के भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम। अब क्योंकि हैड लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, देखा था हमने, अगर हैड लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमारे पास। ठीक है ना, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम, फिर आगे क्या हो जाएगा देन माई फोन, आगे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है रैंक। ठीक है, सो ये हमारी दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। सो यार इसी के साथ हमारा कंजंक्शन चैप्टर भी आज वाइंड अप होता है। आई होप आपने इसको इन्जॉय किया होगा, और मुझे दीजिए फिर जल्दी से इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।